हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने भाषा हिंदी में जो भाषा का विकास क्रम है वो पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट वर्णमाला वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए वर्णमाला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हमको भाषा के बारे में कुछ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जो कि मैं बताती हूँ। देखिए ये जो भाषा जो है ये संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। भाषा जो है संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो भाषा जो है इसका सीक्वेंस किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आ जाता है वाक्य। ये जो वाक्य, पहले मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ फिर इसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, वाक्य, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होती है, पदबंध से छोटी इकाई पद होती है जिसको शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, फिर शब्द या पद से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से जो छोटी इकाई होती है उसको ध्वनि या उसी ध्वनि को वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वाक्य है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। ठीक है, यह क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई होती है वाक्य। ठीक है, फिर वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य कहलाती है, उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है वो पदबंध कहलाती है, पदबंध से छोटी इकाई को पद कहते हैं या फिर उसको शब्द भी कहा जाता है, और जो पद से छोटी इकाई होती है इसको अक्षर कहते हैं, और ये अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या उसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका सीक्वेंस पूछता है, इसका सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं ये जो वर्ण है ये वर्ण होता क्या चीज है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि हिंदी की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसी वर्ण को ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण या ध्वनि दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। ठीक है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल कितने वर्णमाला होते हैं, तो हिंदी में कुल 52 वर्णमाला होते हैं। ठीक है, ये जो वर्णमाला होता है इसको एक्चुअल में बोला क्या जाता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे वर्ण बताया था, तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है। देखिए माला मतलब क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को कॉमन लैंग्वेज में बताऊंगी, आप लोगों ने सबने एक माला देखा हुआ है। मोतियों से, एक मोती से बनता है क्या माला? नहीं, बहुत सारे मोतियों से मिलकर बना होता है। सेम थिंग यहाँ पे वर्णमाला का मतलब भी वही होता है। वर्णों का जो माला बनता है, मतलब कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो वर्णमाला है ये किन किन चीज से मिलकर बना होता है। अगर देखा जाएगा उच्चारण के आधार पर या फिर प्रयोगों के आधार पर, जो वर्णमाला है इसके दो भेद किए गए हैं। पहला जो भेद है ये स्वर कहलाता है, और जो दूसरा भेद है ये व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्वर। जो स्वर होता है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की कुल संख्या होती है 13। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन में कुल वर्ड वहां पे यूज किया जाना बहुत जरूरी है। अगर पूछा स्वरों की कुल संख्या कितनी है तब आपको 13 आंसर लेना है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल कितनी होती है नहीं पूछ रहा, सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है। ठीक है, तो अगर पूछा स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आपको ऑप्शन में 10 लेना है या तो फिर 11 लेना है। ये उस ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या चीज दिया गया है। अगर आपको ऑप्शन में 10 दिखता है, 11 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आंसर आप 10 लीजिएगा, और यदि ऑप्शन में 10 नहीं दिया है, 11 दिया है, तो आपको ऑप्शन उसमें आंसर लेना है 11। ठीक है, एक ये चीज हुआ। और एक दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई सा भी पीएससी का जो एग्जाम दिला रहे हैं, पीएससी विभाग से रिलेटेड एग्जाम दिला रहे हैं, तो स्वरों की कुल संख्या में आपको आंसर 10 लेना है, क्योंकि पीएससी ऑलरेडी इसका आंसर 10 ले चुका है। ठीक है, और अगर आप व्यापम के एग्जाम दिला रहे हैं तो अगर उसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें आपको आंसर लेना है 11। ठीक है, और अगर पूछा गया कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तब आपको आंसर लेना है 13। ठीक है,
अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो स्वर है इसको भी हम दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एक देखते हैं उच्चारण के आधार पर और एक देखते हैं लेखन के आधार पर, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि देखिए लेखन के आधार पर का मतलब क्या हुआ, जितने स्वर हम लिख सकते हैं उतना वो लेखन के आधार पर हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर मतलब जितना हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या जितना हम उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो लेखन के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है, जितने कुल स्वर होते हैं उतनी ही लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या होती है, ठीक है। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कौन कौन सा, आ ई उ री ए ओ अम आहा, ठीक है। टोटल काउंट कर लीजिएगा ये कितने होते हैं, 13। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, ठीक है। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर देखिए ये तो 11 बताई हूँ मैं, ये तो आपको 10 बताई हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर 10 लेते हैं तो कौन कौन सा छूटता है, ये जो अम और आहा है ये दो चीजें ये अयोग वहा कहलाती है, जिनका कोई वहा नहीं होता है, ठीक है। अम और आहा ये दो चीजें छूटेंगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये 11 ले रहे हैं तब का कंडीशन है, ठीक है। अगर 10 ले रहे हैं तो किन को छोड़ा जाएगा, अम और आहा तो छूटे गए, उसके साथ साथ जो रीसी का री है ये भी छूट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या अगर पीएससी आंसर लेता है या पीएससी का एग्जाम दिलाते हैं तो 10 लेना है और व्यापम में 11 लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका उच्चारण और लेखन के आधार पर। अब देख लेते हैं ये जो स्वर है इनको और क्लासिफाई किया गया है, आगे किस किस रूप में क्लासिफाई किया गया है। देखिए 3 चीजें होती है और वो तीनों को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो स्वर है उसमें मूल स्वर किसे कहा जाता है या ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। देखिए मूल या फिर ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसी को देखो ह्रस्व का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, तो इसी को और क्या एक और नाम दिया जा सकता है, लघु, ठीक है। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर लेना है 4। कौन कौन से 4 होते हैं देख लीजिए। ये जो अनार के आ है ये भी छोटा है, मूल स्वर है, ठीक है। इमली का ई ये भी मूल स्वर होता है, ऊ ये भी मूल स्वर होता है, और एक बच गया आपका ऋषि का री, आ ई ऊ और ऋषि का री, ये कहलाता है आपका मूल स्वर या फिर ह्रस्व स्वर। ऐसा स्वर जो किसी और पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल है। जैसे कि अ जो है, देखिए अगर मैं यहाँ पे आ की बात करूं तो अ जो आ है इसमें कहीं ना कहीं अ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस बड़ा वाले ई की बात करूं, ठीक है, तो इसमें छोटा ई इंक्लूड है, क्लियर है। अगर मैं बड़ा ऊ की बात करूं तो उसमें क्या है, छोटा वाला ऊ जो है इंक्लूड है ना। और ए ओ ये हमेशा दीर्घ में आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ए ओ हमेशा दीर्घ में आता है। क्यों दीर्घ में आता है इसको मैं अभी आप लोगों को आगे बताऊंगी। पहले अभी याद रखिएगा सबसे पहले कि जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वरों की संख्या कितनी डिसाइड की गई है, तो मूल स्वरों की संख्या 4 होती है, या ह्रस्व स्वर की संख्या या लघु स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन सा 4 होता है, अ ई उ और री, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। दीर्घ को ही गुरु स्वर भी कहा जाता है, इसको आप लोग नोट करिएगा। तो दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। कौन कौन सा 7, देखिए आ ई उ ए ओ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो जो दीर्घ स्वर होती है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नोट डाउन करिएगा। दीर्घ स्वर जिसको गुरु स्वर भी कहा जाता है, इसकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। और कौन कौन सा होता है आप लोग नोट करिएगा, आ ई उ ए ओ ठीक है। अब लास्ट होता है अयोग वहा। तो जो अम और आहा बचता है ये दोनों ही अयोग वहा कहलाता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि अयोग वहा की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कौन कौन सी, अम और आहा, ठीक। ये हो गया आपका जो स्वर है ये कंप्लीट हो गया। देखिए स्वर में एक चीज और बच गई है, संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। संयुक्त स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन सा 4 होता है, देखिए
ए ओ औ, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि ये हमेशा किसके अंतर्गत जाएगा, गुरु के अंतर्गत जाएगा, गुरु या दीर्घ के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो ए है वो किससे किससे मिलके बना हुआ है। दीर्घ स्वर का मतलब ही वही होता है कि कोई दो स्वरों से जो मिलके बना होता है। ठीक है, तो संयुक्त स्वर भी वही कहलाएगा जो दो स्वरों के मेल से बना होता है। ठीक, तो देखते हैं ये जो ए है किन से मिलके बना हुआ है। अ और ई के मेल से ए बना हुआ है, एडी का ए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनक का ए। आ और जो एडी का ए है ये मिलके एनक का ए बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओ। अ और उ मिलके ओ बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओ। आ और ये जो ओ है ये मिलके बन जा रहा है ओ। ठीक, तो याद रखिएगा जो संयुक्त स्वर है इसकी संख्या होती है 4। कौन कौन सा, ए ओ और औ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, देखिए हमारा स्वर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन। व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है ये होती है 35। ठीक है, स्वर क्या होता था, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो वर्ण होते थे उसको हम स्वर कहते थे। ठीक है, तो जो व्यंजन है ये क्या कहलाएगा, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले जो वर्ण है ये व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी कुल संख्या होती है 35। ठीक, जिस प्रकार हमने स्वर को उच्चारण और लेखन दोनों के आधार पर बांटा था, सेम थिंग इसको भी वैसे ही करेंगे। जो व्यंजन है इसको दो भागों में बांटेंगे, एक तो उच्चारण के आधार पर और एक जो रहेगा वो लेखन के आधार पर। ठीक है, तो देखिए उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 33 और लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या होती है 35, जो कि इसकी कुल संख्या के बराबर होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या मैंने आपको 35 बताई हुई है। ठीक है, तो लेखन के आधार पर भी व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 35 होती है। ठीक, कौन कौन सा होता है, देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। सबको आपस में ऐड कर लीजिएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब उच्चारण के आधार पर मैंने 33 बताया, तो इसमें से कौन सा छूट जाएगा, ये जो द्विगुण है ये द्विगुण उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या में शामिल नहीं होगा, इसको याद रखिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 है। आप अगर आपके पास क्वेश्चन सेट है तो आप क्वेश्चन देखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा गया स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ और ऊष्म ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ की संख्या होती है 4, ऊष्म की संख्या भी होती है 4 और जो द्विगुण है इसकी संख्या होती है 2। इस द्विगुण को उच्छिप्त भी कहा जाता है, इसी द्विगुण को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब जो स्पर्श व्यंजन है इसकी जो संख्या होती है 25, ये कौन कौन से 25 होती हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क वर्ग। हमको टोटल इसके अंतर्गत 5 वर्ग पढ़ना है, क च ट त प। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 वर्ग पढ़ना है। क वर्ग, पहले वाले को क वर्ग बोला जाता है, दूसरे वाले को च वर्ग बोला जाता है, तीसरे वाले को ट वर्ग बोला जाता है, नेक्स्ट को त और लास्ट वाले को प वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये वर्ग कैसे कहलाता है, जो जिस ग्रुप का लीडर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें क ख ग घ अंग, यहाँ पे टोटल 5 वर्ण आ गए। ठीक है, 5 व्यंजन आ गए, तो सब में सबसे स्टार्टिंग वाला कौन सा है, क है, मतलब ये लीडर है। तो ये जो सबसे पहला वाला लेटर रहता है उसी के नाम पे वो वर्ग कहलाता है। मतलब अगर पूरा क से लेके अंगा तक का देखा जाएगा तो ये पूरा क वर्ग के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं च छ ज झ इया। ये जो पांचों है ये कौन से वर्ग के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ये च वर्ग के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। ठीक है, च छ ज झ इया। नेक्स्ट देखते हैं ट वर्ग। ट वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, ट ठ ड ढ ण। यहाँ पे आपको फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए जो ड और जो ढ लिखी हूँ यहाँ पे डॉट नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसमें डॉट लगा के लिख दूं, डॉट लगा के अगर लिखूं मतलब नीचे में एक डॉट रहेगा और इसके भी नीचे में एक डॉट रहेगा। ठीक है, अड़ा और अड़ा यहाँ पे देखा जाएगा
कभी कभी इस अड़ा का यूज किया जाता है और कभी कभी इस अड़ा का यूज किया जाता है। ये नीचे दोनों डॉट है, मतलब ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, द्विगुण के अंतर्गत शामिल हो जाएगा ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए हम कहाँ पे थे, ट वर्ग में थे, ट ठ ड ढ ण। इस जो स्पर्श व्यंजन इसमें ये डॉट वाला नहीं आएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, और प वर्ग के अंतर्गत आएगा प फ ब भ और म, ठीक है। ये आपका स्पर्श व्यंजन कंप्लीट होता है। स्पर्श व्यंजन में टोटल देखा जाए तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ऐसा देखा जाएगा टोटल 5 होते हैं। तो लास्ट वाला देखिए जो 5th नंबर वाला है, अगर इसका आप उच्चारण करेंगे अंगा, इया, अणा, न, म, ठीक है, इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करिए। इसका जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है, नाक से होता है। अच्छे से आप उच्चारण करके देखिए, इसका जो उच्चारण होता है, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए इसको नासिक्य व्यंजन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नासिक्य, ठीक है। और चूंकि ये 5वें नंबर पे है तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है या जो 5वां जो वर्ण होता है, ये पंचमाक्षर कहलाता है, ठीक है। और इसी पंचमाक्षर को ही नासिक्य भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अंतस्थ। देखिए अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या होता है, जिस भी वर्ण का उच्चारण करने में जो वायु है वो अंदर से आती है, ठीक है। अंतस्थ य र ल व, ठीक है, बोल के देखिए य र ल व, ये अंदर ही अंदर इसका प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है। तो ये जो अंदर ही अंदर प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है, ये क्या कहलाएगा, अंतस्थ व्यंजन कहलाएगा, ठीक है। जिसमें से 2 चीज याद रखिएगा, ये जो य है और जो व है, ये दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध व्यंजन नहीं, अर्ध स्वर कहा जाता है। किसको किसको, य और व को, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म व्यंजन में तीनों टाइप का सा आता है, श, श, स और ह, ठीक है। श, श, स और ह, इनका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग होता है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पहली बात तो ये बनता है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। इसके अलावा इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो तीनों प्रकार का जो स है, इसका क्रम बताइए, ठीक है। कैसा क्रम, आपको तीनों पहले ये वाला सा देगा, शक्कर का पहले सड़क का सा दे देगा, उसके बाद षटकोण का सा दे देगा, उसके बाद शक्कर का सा दे देगा, तो वो सीक्वेंस गलत है। जो ये सीक्वेंस बता रही हूँ, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सा का क्रम बताइए करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पहले ये वाला सा आएगा, शक्कर का सा, फिर षटकोण का सा, उसके बाद फिर साइकिल का सा, फिर लास्ट में बच गया आपका ह। ये चारों को क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। जिनको बोलने में ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्विगुण, जिसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बता दिए हैं। अगर ड और जो ढ है इसमें डॉट लग जाता है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, द्विगुण कहलाते हैं। द्विगुण व्यंजन या इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए जिस प्रकार मैंने आपको अभी संयुक्त स्वर बताया था जिसकी संख्या 4 होती है, सेम इसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन भी होता है और इसकी संख्या भी क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, संयुक्त मतलब 2 चीजें मिलके ही तो संयुक्त बनती है। एक अपने आप में संयुक्त होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन क्या क्या होता है, 4 होते हैं। कौन कौन सा, छ, त्र, ज्ञ और श्रमिक का श्र। छत्रपति का छ, त्रिशूल का त्र, ज्ञानी का ज्ञ और श्रमिक का श्र। ये जो चारों होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछता है। इससे किस टाइप के क्वेश्चन आप पूछते हैं मैं अभी आपको और आगे बताऊंगी। देखिए जो छत्रपति का छ है ये 2 वर्णों के मेल से बनता है, क और षटकोण के स से, ठीक है। याद रखिएगा जो जितने भी जो संयुक्त व्यंजन है वो जिनके भी योग से बनते हैं उसका जो पहला वाला जो वर्ण रहता है वो हमेशा हाफ रहता है, मतलब उसके नीचे में इस प्रकार का आपको हलंत दिखेगा। अगर हलंत नहीं दिखता है मतलब वो आंसर गलत होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे जो छत्रपति का छ है वो क और स से मिलके बनता है, जिसमें से जो क रहेगा ये हाफ रहेगा, षटकोण का स पूर्ण रूप से रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्र जो है त और र के मेल से बनता है, जिसमें से त हाफ रहेगा और जो रस्सी का र रहेगा वो पूरा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानी का ग, ज्ञ, ज और इया से मिलके बनता है, जिसमें जो ज है वो हाफ रहेगा और जो इया है ये पूर्ण रूप से रहेगा। श्रमिक का जो स है ये शक्कर का स और रस्सी के र से मिलके बनता है, जिसमें से जो रस्सी का र रहेगा वो हाफ रहेगा। ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे सामने में हलंत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हलंत नहीं है मतलब वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको ऑप्शन में वो भी मिलेगा, देखिए आपको ऑप्शन में किस टाइप का मिलेगा। पहला ऑप्शन दे दिया क और स में हलंत लगा देगा। दूसरा ऑप्शन आपको देगा क प्लस स बिना हलंत का देगा। तीसरा क और स और चौथा इसमें आपको दे देगा नोटा। तो आपको कौन सा आंसर लेके चलना है, थर्ड वाला आंसर लेके चलना है। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण। ठीक है। तो देखिए हम जो पढ़ रहे हैं अभी व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो जो व्यंजन है इसी का हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंठ। देखिए कंठ जो है, कंठ मतलब गला। ठीक है। गले से किसका किसका उच्चारण होता है, तो गले से उच्चारण होता है क वर्ग का। अब देख लीजिए क वर्ग में कौन कौन सा शामिल है, क ख ग घ अंगा, ये पांचों शामिल है। मतलब कि अगर पूछा जाएगा कि जो ख है, ख का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो कंठ है, जिसको कंठाव्य भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा ग का उच्चारण कहाँ से होता है, तो ग का उच्चारण भी कहाँ से, क वर्ग चूंकि कंठ के अंतर्गत शामिल है, तो जो ग है इसका उच्चारण भी कहाँ से होगा, कंठ से ही होगा। मतलब जितना जो ओवरऑल जो ये क वर्ग है इसका उच्चारण कंठ से होता है। इसके अलावा अ आ अह और ह, ये जो चार चीज है इनका भी उच्चारण कंठ से होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तालु। तालु इसको तालव्य भी कहा जाता है। तालु के अंतर्गत जो च वर्ग है, सेकंड नंबर वाला जो है च वर्ग पूरा शामिल है। च में च छ ज झ इया, ये पूरा जो है तालु के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा और क्या क्या चीजें आती है, य स शक्कर का स, ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई, ये जो चारों है ये इनका भी जो उच्चारण है ये तालव्य से होता है। कंठ से थोड़ा सा आगे रहता है तालव्य। ठीक है। कंठ से थोड़ा सा आगे तालव्य, ये उसको तालु भी कहा जाता है। तो तालु से उच्चारण होता है च वर्ग का, और च वर्ग के अलावा य स और ई का, इन चारों का भी उच्चारण तालव्य से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मूर्धा, जिसको मूर्धन्य भी कहा जाता है। तो इसका उच्चारण तीसरे नंबर वाले में देख लीजिए ट वर्ग। ट वर्ग के साथ साथ री रहेगा, ऋषि का री रहेगा, षटकोण का स रहेगा और रस्सी का र, ये तीनों का भी उच्चारण मूर्धन्य से होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दंतव्य। दंतव्य इसको दंत भी बोलते हैं, इसमें त वर्ग आते हैं, उसके साथ साथ स और ल शामिल है। ठीक है। साइकिल का स और ल शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आता है, और प वर्ग के अलावा इसमें आ जाता है उ और उ, छोटा उ और बड़ा उ। ठीक है। ओष्ठ के अंतर्गत शामिल है। ये तो हो गया। देखिए आप कैसे इसको याद रखेंगे, पहला जो वर्ग है कंठ, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य। ठीक है। कैसे कैसे बताई मैं, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये जो पांच वर्ग है इसके हिसाब से इसको याद रखिएगा। ये कंठ के लिए है, ये तालु के लिए है, ये मूर्धा के लिए है, ये दंत के लिए है और ये ओष्ठ के लिए है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब कंठ और तालु दोनों को मिला के इसको बोला जाता है कंठ तालव्य। आप लोग लिख लीजिएगा, कंठ प्लस तालु दोनों को मिला के बोला जाता है कंठ तालव्य। और इसका जो उच्चारण हो, यहाँ जो कंठ और तालु से जो उच्चारण होता है ए और ए का उच्चारण होता है। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, जिसको कंठ तालव्य कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा कंठ प्लस ओष्ठ, जिसको कंठोष्ठ भी कहा जाता है। कंठ प्लस ओष्ठ को कंठोष्ठ भी कहा जाता है। इसका जो उच्चारण होता है ओ, और अर्धचंद्र बिंदी वाला आ, ये तीनों का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दंत प्लस ओष्ठ, जिसको दंतोष्ठ कहा जाता है। दोनों को जब आपस में मिला दिया जाता है दंत प्लस ओष्ठ को, तो ये दंतोष्ठ बनता है।
और यहाँ पे दंतोष्ठ से प्रोनाउंसिएशन होता है या उच्चारण होता है व का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो वर्णमाला है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद थोड़ा सा बच जाता है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये 2-4 चीजें बच गई है जिसको मैं आप लोगों को आगे की क्लास में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों ने इसका जो पहला वाला पार्ट है अगर वो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो उसको भी आप लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और देखिए ये जो हिंदी जो चल रहा है ये आपका एडीओ के लिए भी रहेगा, और जो प्यून वाला जो सिलेबस है उसके अंतर्गत भी हिंदी दिया गया है तो उसमें भी ये शामिल होगा। उसके अलावा जितना भी जो पीएससी जो एग्जाम लेता है या जो व्यापम एग्जाम लेता है उसमें भी ये हिंदी आपका काम आएगा, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और अगर जहाँ पे भी कुछ डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको आप बताइएगा, मैं आपका डाउट उसमें क्लियर करूंगी। ठीक है, और जैसे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा इसका मैं आप लोगों को एमसीक्यू भी कराऊंगी, इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।